बहनों भाइयों, लंबे समय के बाद मेरठ की सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। देर से आया हूं, लेकिन पूरी तरह से मैं दुरुस्त आया हूं। मैं जानता हूं कि लगभग 4 साढ़े 4 घंटों से आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूं अपनी आंखों के सामने कि बहुत सारे हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को भी मैं देख रहा हूं कि जिनकी अवस्था 75, 76 साल, 78 साल की हो गई है। वह भी इस सार्वजनिक सभा में भाग लेने के लिए आए हैं। इसलिए बहनों भाइयों, जैसा मैंने कहा कि बहुत दिनों के बाद आया हूं, इसलिए जो भी हमसे आयु में, उम्र में बड़े हैं, उनके चरणों में मैं शीश झुकाकर उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। और जो हमारे हम उम्र हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। और जो हमसे आयु में छोटे हैं, उनको मैं अपनी हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरठ की धरती का जहां तक प्रश्न है, मेरठ की धरती, मेरे बहनों भाइयों, यह क्रांतिकारियों की धरती है। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद यदि कहीं से हुआ था तो इस मेरठ की धरती से हुआ था। भारतीय जनता पार्टी इस मेरठ की धरती की इस अहमियत को समझती है। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, चाहे 2014 का हमारा लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे 2019 का हमारा लोकसभा का चुनाव रहा हो, उत्तर प्रदेश में हमें नरेंद्र भाई मोदी को यदि अपनी सार्वजनिक सभाओं का शुभारंभ कहीं से करना था तो हम लोगों ने यह बैठकर 2014 में ही यह तय किया था कि उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव की रैलियों का शुभारंभ यदि कहीं से होना चाहिए तो क्रांतिकारियों की धरती, इस मेरठ की धरती से होना चाहिए। और इसी धरती से ही सार्वजनिक सभाओं का हम लोगों ने शुभारंभ किया था। 2019 में भी यही हुआ। और मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 2014 के चुनाव में भी जहां पर 282 सीटों पर आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाकर केंद्र में हमारी सरकार बनाई और हमारे नरेंद्र भाई मोदी को आपने भारत का प्रधानमंत्री बनाया। 5 वर्षों तक जो कुछ भी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया, बहनों भाइयों, आपने उस पर अपनी पक्की मुहर लगाकर कहा कि अब केवल 282 सीटों से काम नहीं चलेगा, बल्कि यदि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सीटें होनी चाहिए तो 303 होनी चाहिए। और 303 सीटों पर विजय दिलाकर आप लोगों ने मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में यदि उतरती है तो तरह तरह के वह वादे करती है, अपना चुनावी घोषणा पत्र वह जारी करती है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2019 का जो चुनावी घोषणा पत्र तैयार हुआ है, उस घोषणा पत्र को तैयार करने की जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने यदि किसी के कंधों को ऊपर दी थी तो मेरे कंधों को ऊपर दी थी। और मैंने उस जिम्मेदारी का निर्वाह किया था। और मैं यकीनन कह सकता हूं मेरे बहनों भाइयों, 7 महीने का समय गुजरा है। जो कुछ भी हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था, उसका अक्षरशः पालन करने की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं अपने मेरठ के भाइयों के माध्यम से, मेरठ क्षेत्र के बहनों भाइयों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की जनता को भी मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारा प्रधानमंत्री, हमारी राजनीतिक पार्टी जो कहेगी उसे, चाहे उसके लिए हमको जितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, हम कीमत चुकाएंगे, लेकिन उसे पूरा करके ही दम लेंगे। बहनों भाइयों, यह भी भरोसा दिलाना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान की अपनी जनता को दगा देकर, धोखा देकर हम राजनीति नहीं करना चाहते। हम राजनीति यदि करना चाहते हैं तो आपके अंदर दहशत पैदा करके भी हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं।
हम राजनीति यदि करना चाहते हैं तो आपके दिलों को जीतकर हम राजनीति करना चाहते हैं। आपने देखा कि चुनाव होने के पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कितने बड़े बड़े कदम उठाए, किसानों के लिए कितने बड़े बड़े कदम उठाए। मैं उसकी बहुत विस्तार में जाकर यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता। मुझे मालूम है मोइनुद्दीनपुर और रमाला की चीनी मिलों की भी उस समय चर्चा होती थी। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रदेश सरकार ने उसका भी नवीनीकरण किया है, जहां तक मेरी जानकारी है। कुछ भुगतान हुआ है, शायद कुछ भुगतान नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, जो भुगतान नहीं हुआ है मेरे किसान भाइयों, घबराना मत। उत्तर प्रदेश सरकार एक एक पैसे का किसानों का भुगतान करेगी। आपके जिस्म के पसीने की कमाई को हम जाया नहीं होने देंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप बुआई के लिए जितना पैसा खर्च करते हैं, जितनी कीमत लगाते हैं, उसकी 1.5 गुनी हम आपको कीमत मुहैया हो सके, इसकी हम व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उस दिशा में हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कई कदम उठाए, बहुत विस्तार में जाकर यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता। यहां तक कि किसान सम्मान निधि, चाहे किसान अमीर हो अथवा गरीब हो, 6-6 हजार रुपया सबके खातों में पहली बार डालने का काम इस आजाद भारत के इतिहास में यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। क्या कभी आप यह कल्पना कर सकते थे इस देश में ऐसा भी प्रधानमंत्री आएगा जो यह कहेगा, ऐ मेरे किसान भाइयों, झोपड़ी में रहने वाले मेरे गरीब भाइयों, चिंता मत करो। यदि तुम कैंसर के पेशेंट हो जाओगे, हार्ट के भी पेशेंट हो जाओगे, तो धन के अभाव में तुझे हम मरने नहीं देंगे, बल्कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराएंगे। बहनों भाइयों, पहली बार इस हिंदुस्तान में यह मुकम्मल व्यवस्था यदि किसी ने की है तो हमारी सरकार ने की है। और आज मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, जो जो वचन दिया है हर वचन को पूरा करेंगे। 2022 समाप्त होते होते इस हिंदुस्तान में एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए, ऐसा एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा। क्या कभी आपने कल्पना किया था ऐसी भी सरकार आएगी जो इस बात की चिंता करेगी किसानों के परिवारों में, गरीब परिवारों की माताओं बहनों के आंखों में खाना बनाते समय आंसू नहीं निकलना चाहिए। और इसने तय किया कि हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत घर घर हम गैस सिलेंडर पहुंचाएंगे। एक भी परिवार इस हिंदुस्तान में हम नहीं बचने देंगे जिसके घर गैस का सिलेंडर न पहुंच जाए। बहनों भाई, कई ऐसे कदम हम लोगों ने उठाए। अब हम लोग एक व्यवस्था और करने जा रहे हैं। 2024 समाप्त होते होते मेरे गांव के किसान बहनों भाइयों, आप भी सुन लेना, यदि आपके घर में नलों से यदि पानी नहीं पहुंचता है तो हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे। यह हमारी सरकार का संकल्प है। नल से आपके घर जल पहुंचाएंगे, यह भी हमारी सरकार का संकल्प है। कई ऐसी बातें जो हम लोगों ने वादा किया था, उसी वादे के अनुरूप हम अपने कदम भारत की राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ वादे और किए। हम लोगों ने यह कहा था कि हम आएंगे तो धारा 370 समाप्त करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय चुनावी घोषणा पत्र में इसे शामिल करना था, हम कई लोगों ने बैठकर इस संबंध में विचार किया कि भाई हम इसको कर लेंगे ना। तो तय हुआ कि कर लेंगे। तब घोषणा पत्र में इसे हमने डाल दिया था कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष अधिकार, विशेष दर्जा जो धारा 370 के अंतर्गत प्राप्त हुआ है, उसको हम समाप्त करेंगे। और जब हमारी सरकार बनी, ज्यादा समय हम लोगों ने नहीं लगाया, धारा 370 को हम लोगों ने चुटकी बजाकर बहनों भाइयों समाप्त कर दिया। धारा 370 यह अस्थायी प्राविधान था भारत के संविधान में। संविधान निर्माताओं ने भी उस समय कहा था कि धारा 370 टेम्पररी प्रोविजन है, यह धीरे धीरे घिसते घिसते अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने देखा समय गुजरता चला गया, धारा 370 यह घिस नहीं पाई, समाप्त नहीं हो पाई।
लगातार इसको ताकत देने का काम कुछ विरोधी ताकतें करती रहीं। इसलिए हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था बहनों भाइयों। और यह धारा 370 होने के कारण पाकिस्तान बराबर जब भी होता था इस दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर धारा 370 के सवाल को उठा देता था। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि हम इस धारा 370 को समाप्त करेंगे और आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने चुटकी बजाकर इस धारा 370 को समाप्त कर दिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। और उसी के साथ हम लोगों ने यह भी वादा किया था मेरे बहनों भाइयों कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी नागरिकता का कानून हम लाएंगे। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पिछली सरकार में गृह मंत्री रहते हुए इस बिल को मैंने बनाया था और भारत की लोकसभा में जनवरी 2019 में यह पारित भी हुआ था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण यह नहीं पारित हो पाया। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया कि उस समय यह बिल नहीं पारित हो पाया था, इसलिए इस बार यह बिल पेश किया जाना चाहिए। और हम लोगों ने बिल पेश किया, लोकसभा ने भी इसे पारित कर दिया और राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया। यह हमारा वादा था, हमने अपने वादे को पूरा किया, हमने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन इसे हिंदू और मुसलमान की नजरिए से देखा जा रहा है। बहनों भाइयों, मैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में कह सकता हूं, संदेह चाहे कोई भी कर ले, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जाति, पंथ, मजहब अथवा धर्म के आधार पर नहीं सोचता है। हमारा प्रधानमंत्री भी सोचता है तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर सोचता है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, यह है हमारे प्रधानमंत्री का नाम। लेकिन कुछ ऐसे ताकतें हैं जो कि हिंदू और मुसलमानों को बराबर बांट करके भारत में लंबे समय तक वह राजनीति करती रही हैं और सत्ता का स्वाद चखती रही हैं, लेकिन हम लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। हम लोगों ने इस जो यह बिल था, इस बिल को भारत की संसद में लाकर हम लोगों ने पारित किया है। कुछ ताकतें इसका विरोध कर रही हैं जगह जगह। हमारे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोल रहे थे, ये बता रहे थे, महात्मा गांधी ने भी 1947 में यह कहा था धर्म के आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए था, लेकिन धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हो गया। तो हमें इस बात की सावधानी बरतनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, यानी हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, यदि उनके ऊपर कोई जुल्म ढाया जाता है, उनका कोई धार्मिक उत्पीड़न होता है, तो उनके प्रति भारत की सरकार को संवेदनशील रहना होगा। यह महात्मा गांधी ने कहा था और यह कहा था कि उन्हें नागरिकता दी जानी चाहिए। बहनों भाइयों, जो महात्मा गांधी ने कहा था हमने उसको कर दिखाया। क्या हमने अपराध किया? मैं इसका जवाब आप लोगों से चाहता हूं, क्या हम लोगों ने अपराध किया? इतना ही नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो लगातार 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने 18 दिसंबर 2003 को राज्यसभा में बोलते हुए कहा था, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिन हिंदुओं, सिखों का उत्पीड़न हुआ, सरकार को उन्हें नागरिकता देने में संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए, यानी उन्हें नागरिकता दी जानी चाहिए। यह बात डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2003 में राज्यसभा में कहा है। बहनों भाई, मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा था उसे ही हम लोगों ने किया है। क्या हम लोगों ने अपराध कर दिया? क्या आज जगह जगह नारे लग रहे हैं भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्लाह खान जैसे नौजवानों ने भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, तब जाकर भारत आजाद हुआ था।
इस भारत को टुकड़े टुकड़े करने का अधिकार किसने किसको दे दिया? भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, यह नारे लगाए जा रहे हैं। बहनों भाइयों, यकीन रखना, भारत ताकतवर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है। भारत का मस्तक ऊंचा होता जा रहा है। सारी दुनिया भारत के ताकत को स्वीकार कर रही है। फिर भी नागरिकता कानून का ये लोग विरोध करते हैं। बहनों भाइयों, हम लोगों का जहां तक सवाल है, हम लोग जाति, पंथ, मजहब अथवा धर्म के आधार पर भेदभाव करके अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध नहीं करना चाहते। हम लोग भारत की संस्कृति में विश्वास करते हैं। भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। भारत के सांस्कृतिक मूल्यों में विश्वास करने वाले हमारे ऋषियों और मनीषियों ने केवल इस धरा पर रहने वाले लोगों को, भारत की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया के किसी देश की धरती से सारी दुनिया में गया है तो वह केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती से गया है। बहनों भाइयों, दुनिया के किसी दूसरे देश की धरती से नहीं गया। इतना ही नहीं, किरणवंतो विश्वमार्यम का संदेश भी सारे विश्व को यदि कहीं से गया है तो भारत की धरती से गया है, दुनिया के किसी दूसरे देश की धरती से नहीं गया है। कि हम भारत को ही केवल आर्य नहीं बनाना चाहते, हम भारत को ही केवल श्रेष्ठ नहीं बनाना चाहते, बल्कि हम पूरे विश्व को ही आर्य बनाना चाहते हैं, पूरे विश्व को ही हम श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। यह संदेश भी भारत की धरती से ही गया। और हमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई इस आधार पर भेदभाव करने वाली पार्टी के रूप में बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बहनों भाइयों, इसका सही जवाब यदि कोई दे सकता है तो हिंदुस्तान की कोई जनता ही दे सकती है, और यह काम आप लोग कर रहे हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर, बहनों भाइयों, एनपीआर यह नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हम लोगों ने नहीं बनाया था। कांग्रेस ने 2010 में इसके संबंध में फैसला किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यहां की जनसंख्या का कोई रजिस्टर देश का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहता हूं। लेकिन यह कहते हैं कि साहब आप यह नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बना रहे हैं और फिर आप एनआरसी लाएंगे और यहां के मुसलमानों को निकालकर इस हिंदुस्तान के बाहर कर देंगे। मैं यहां के मुसलमान भाइयों को भी कहना चाहता हूं, जो भी भारत का नागरिक है, जो मुसलमान भारत का नागरिक है, कोई मां का लाल चिमटे से भी उसको नहीं छूने पाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं। यदि कहीं पर यदि किसी को शिकायत हो तो अपनी शिकायत लेके हम लोगों के पास आ सकता है। उस मुसलमान के साथ हम खड़े रहें। हम इंसानियत को छोड़कर कभी राजनीति नहीं कर सकते। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए करते हैं। इसलिए जाति, पंथ और मजहब के आधार पर हम देश को बांटकर हम राजनीति नहीं करना चाहेंगे, हम सरकार नहीं बनाना चाहेंगे। हम सबको साथ लेकर चलेंगे। लोग कभी कभी कहते हैं देश को बांटो, सरकार बन जाएगी, सरकार बन जाएगी। राजनीति तो केवल सरकार बनाने के लिए की जाती है। बहनों भाइयों, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए करते हैं। इसलिए हम इंसान और इंसान के बीच नफरत पैदा करके हम राजनीति किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। लेकिन ये कांग्रेस के लोग क्या हो गया है, देश की जनता को यह गुमराह कर रहे हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बन रहा है, इस देश के सारे मुसलमान देश से बाहर कर दिए जाएंगे। एनआरसी लाई जा रही है, एनआरसी की कहीं चर्चा भी नहीं हुई है। और इन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में मैं यह भी बता देना चाहता हूं, यदि आपका कोई पता पूछता है, नाम पूछता है, पिता का नाम पूछता है, जन्मतिथि पूछता है, कब आए, तो उसमें आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। आप जो बतला देंगे वह नोट कर लिया जाएगा, वह सरकारी कर्मचारी वह नोट कर लेगा।
लेकिन फिर भी उस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के अंदर पैदा की जा रही हैं। और एनआरसी का जहां तक सवाल है, एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मान लीजिए कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मान लीजिए यदि कोई सरकार, कोई देश नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाता है, तो इस पर भी क्यों आपत्ति होनी चाहिए? क्या जो देश के नागरिक हैं उनका अपना कोई रजिस्टर नहीं होना चाहिए? हम कोई बहुत सारी हमारी जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं होती हैं, हम योजनाओं को यदि हम सीधे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसका लाभ, तो क्या उसके लिए हमारे पास कोई न कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि हम ऐसा कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं कि मान लीजिए कोई भी सामाजिक कल्याण की योजना है, सीधे हमको आपके पास उसे भेजना है, पहुंचाना है, खाद की सब्सिडी हमको आपको देनी है, तो हम अब रजिस्टर में भी नाम रहेगा तो हम सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से आपके पास वो सीधे भेज सकते हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? एनआरसी क्यों नहीं होनी चाहिए? और एनआरसी नाम की चिड़िया हम लोगों ने भारत में नहीं लाई है। यह एनआरसी की चर्चा बहुत पहले आई है, जब आजादी हासिल हुई थी उस समय ही एनआरसी की चर्चा आई थी बहनों भाइयों। और एनआरसी पर असम एकॉर्ड का जो समझौता हुआ था, वह उस समय के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने, वहां की सरकार, प्रफुल्ल महंता वहां के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ किया था कि असम का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाया जाए, एनआरसी बनाई जाए। पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात वहां पर कहीं नहीं, वह भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आधार पर की गई थी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही सारा दोष चस्पा करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनकी साजिश को समझिए। यह बराबर देश की जनता के आंखों में धूल झोंक कर अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं। कहते हैं कि भाई यह बताइए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले मुसलमानों को आप नागरिकता क्यों नहीं देंगे? यह जो कानून है, यह कानून केवल उन लोगों के लिए बना है जिनका पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न हुआ है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान यह सेकुलर स्टेट नहीं है, पंथ निरपेक्ष देश यह नहीं है। इनका धर्म है, पाकिस्तान का धर्म इस्लाम है, बांग्लादेश का धर्म इस्लाम है, अफगानिस्तान का धर्म इस्लाम है, लेकिन भारत का धर्म हिंदू नहीं है। भारत अपने को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहता है। जिन राज्यों का, जिन देशों का अपना धर्म है, वहीं न अल्पसंख्यकों का धार्मिक उत्पीड़न होगा। जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं है, जो पंथ निरपेक्ष है, वहां पर तो धार्मिक उत्पीड़न का सवाल खड़ा ही नहीं होता। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जिन लोगों का धार्मिक उत्पीड़न होगा और वह यदि मजबूरन यदि भारत आते हैं, तो उनको नागरिक बनाने का प्राविधान इस कानून के अंतर्गत किया गया है। लेकिन फिर भी सारा आसमान ही अपने सिर पर उठा लिया है। महात्मा गांधी ने भी कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा, सुचिता कृपलानी ने भी कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा, सब लोगों ने कहा, जिस समय भारत का विभाजन होता है इनकी चिंता की जानी चाहिए। और वही हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जो ताकतें इस प्रकार का कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करती हैं, भ्रम पैदा करने की कोशिश करती हैं, उनके बहकावे में किसी भी सूरत में जनता को न आने दें, अपनी तरफ से यह कोशिश करें। और मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में जाति, पंथ अथवा मजहब अथवा धर्म के आधार पर तनाव भी मत पैदा होने दें, क्योंकि कुछ ताकतें चाहती हैं तनाव पैदा करके वो अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ को वो पूरा कर ले। यह भी हमको नहीं होने देना। हम इस देश में सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जिस प्रकार का उत्पीड़न पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हमारे अल्पसंख्यकों का हुआ है, मैं बहुत विस्तार में जाकर उसकी चर्चा यहां नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने उसकी चर्चा आपके सामने की है, इसलिए चर्चा नहीं करना चाहता। जलालत की जिंदगी जी रहे,
जलालत की जिंदगी भर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जी रहे थे बहनों भाई। और जो शरणार्थी भटकर बाहर आए हैं, यहां भारत आए हैं, उनमें से अधिकांश दलित हैं, कमजोर वर्गों के लोग हैं, गरीब हैं। जिस प्रकार की वह जलालत की जिंदगी जी रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें नागरिकता देना यह भारत का धर्म है। भारत राष्ट्र ने अपने इस धर्म का पालन किया है बहनों भाइयों, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप घर घर जाइए, जनता को यह बताइए, यह सब सारी ताकतें देश की जनता को गुमराह करके देश को कमजोर करना चाहती हैं। इनकी साजिश में, इनकी चक्र में किसी भी सूरत में अपने को न डालें, यही सबसे अपील करते हुए, और आप सभी को बहुत देर से आप बैठे हैं, इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः एक बार आप सभी को धन्यवाद देते हुए, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।